कैसे मरे हुए जानवर का चमड़े का मांस खा के 2-2 3-3 दिन पुराने शव जो जानवर के होते थे उसका मांस खा के हमारे लोग जिंदा रहे हैं। हम लोग फाइटर कौम हैं, लड़ सकते हैं, सारी चीजें हासिल कर लेंगे। आप बस इंसान मानिए, हमको स्वाभिमान के साथ जीने दीजिए। सोचिए कितने मक्कार लोग रहे होंगे, कितनी घटिया मानसिकता रही होगी, कितनी खराब उनकी हृदय की स्थिति होगी, उनका दिल और दिमाग कितना खराब रहा होगा कि उनके सामने हमारे लोग प्यास से मर रहे थे, तड़प रहे थे और वो लोग पानी नहीं पीने दे रहे थे। कुत्ते, बिल्ली, भैंस, घोड़े, गधे सब उस तालाब से पानी पी सकते थे। हमारा जो व्यक्ति था वो एक घूंट उस पानी से नहीं पी सकता था। सोचिए कितनी मक्कार लोगों की उनकी मानसिकता उस समय रही होगी। और ऐसी ही मक्कारी, ऐसी ही तौहीन जैसी उनकी जो दिमाग की मानसिकता है वो आज भी बरकरार है। चाहे वो इंद्र मेघवाल का मामला हो या फिर आपने गाजियाबाद में पिछले साल देखा होगा कि एक छोटे से मुस्लिम बच्चे का हाथ मरोड़ा गया जब वो मंदिर में जाके पानी पी लेता है। कोई व्यक्ति भूख से मर जाए, कोई व्यक्ति पानी से मर जाए तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था आप क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें लोगों को पानी और खाना भी मुहैया नहीं हो सकता। इस देश को बर्बाद करने का ठेका आपकी जाति के लोगों ने लिया है। हमारे लोगों ने तो अपनी मेहनत से इस देश को बनाया है। एक एक पुर्जा, एक एक कण मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम हमारे लोगों ने किया है और आपने सिर्फ मजे करने का काम किया है। जय भीम आप सबको। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और इस देश में जब हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं कि जो खतरा है उसको कौन बचाएगा, तो सबसे अव्वल श्रेणी में जेएनयू के छात्रों का नाम आता है। तो आप सबके बीच में आना बहुत गर्व की बात है और बिल्कुल आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि इस देश के लोकतंत्र को हमें बचाना है। और जिस तबके से मैं हूँ वो तबका भी आपकी तरफ उम्मीद की नज़र से देखता है कि कहीं से तो आवाज़ उठेगी, हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जल और ज़मीन ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारा यानी दलित समुदाय का, जिस वर्ग से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, हम लोगों के हत्याएँ हुई हैं। वी हैव बीन मर्डर्ड बिकॉज ऑफ इट। हमारे बलात्कार हुए हैं महिलाओं के, हमारा खून बहा है इस ज़मीन के लिए। तो ज़मीन सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा हमारे लिए नहीं है कि वो सिर्फ एक टुकड़ा है जिस पर हम खेती कर पाएंगे। ज़मीन हमारे लिए बहुत मायने रखती है और उसके लिए हम लोगों ने इस देश की मिट्टी में अपना खून बहाया है। हमारे लोग मारे गए हैं। सैकड़ों हज़ारों साल का इतिहास जब आप देखते हैं तो ये जो ज़मीन है इसमें हमारे लोगों के लहू आपको मिलेंगे। वो मिलेंगे कि कैसे खेतों में हमारे लोगों का कत्ल किया गया, कैसे पानी को लेकर हमारे लोगों की हत्याएं हुई, जैसे सर जिक्र कर रहे थे कि कैसे बेलची और लक्ष्मणपुर बाथे जैसे पूरे के पूरी हत्याएं हुई। मैं जब ये जिक्र कर रहा हूँ तो मैं अपने बचपन को भी याद करता हूँ। मैं हरियाणा के सोनीपत ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी जानने पहचानने वाले व्यक्ति को नहीं जानता जिसके पास खेती करने लायक ज़मीन है। मैं और मेरे परिवार में जितने सदस्य हैं, अगर आप मेरी संपत्ति की बात करेंगे तो मेरे पास 18 गज ज़मीन है गांव में जो मेरे हिस्से आती है। और मेरे ही समाज के, मेरे अपने गांव के लोग जो किसी दूसरी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं वो आज करोड़पति हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सिर्फ चूँकि वो उस जाति में पैदा हो गए। उन्होंने कुछ नहीं किया इसके अलावा ज़िंदगी में, सिर्फ पैदा हो गए, इसलिए आज वो करोड़पति हैं। और मुझे आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एक दूसरी जाति में जन्म लिया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि भारत में ज़मीन सिर्फ ये आजीविका का साधन नहीं है कि आप उस पर खेती करें, आप अपनी फसलें उगाएं और उसी से आपका जीवन यापन करें। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। ज़मीन से आपकी सामाजिक हैसियत तय होती है। 1953 में जब SC/ST कमीशन की रिपोर्ट आती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संसद में उस पर बहस करते हैं। 1954 की बात है जब वो भाषण देते हैं और वो उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए तत्काल सरकार से सवाल करते हैं कि आप इस देश में भूमि सुधार लागू क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, लैंड रिफॉर्म नहीं कर रहे कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, जिन लोगों के पास खेती करने लायक सुविधा नहीं है, आप उन तक ज़मीन क्यों नहीं पहुंचा रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वहाँ की सरकार से तब ये सवाल पूछते हैं, 3 बेसिक सवाल पूछते हैं कि क्या दलितों को ज़मीन देने की आपकी मंशा है, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आप दलितों को ज़मीन देना चाहते हैं। दूसरा सवाल वो पूछते हैं नेहरू सरकार से कि क्या वाकई आप में हिम्मत है कि जो जमींदार ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं आप उनसे ज़मीन ले सकें। वो उनको पूछ रहे हैं कि क्या आप में हिम्मत है कि आप ले पाएंगे ज़मीन। और ऐसा नहीं हुआ। हम सब देखते हैं कि भूमि सुधार के नाम पर भारत में कुछ भी लागू नहीं हुआ और दलितों को ज़मीन नहीं मिली।
तीसरा सवाल वो पूछते हैं कि यदि कोई दलित जमीन खरीदना चाहता है तो क्या उसके पास आर्थिक संपन्नता है कि वो जमीन को खरीद पाए, और अगर नहीं तो क्या सरकार उसे लोन देने के लिए या उसको जमीन का पैसा देने के लिए, मुआवजा देने के लिए तैयार है ताकि जमीन दलितों के पास हो और वो खरीद पाए। और नेहरू सरकार इस पूरे मामले पर फेल हुई और बाद की जो तमाम सरकारें थी उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को बहुत सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि भारत में आप देखेंगे जिसके पास जमीन है, जो फ्यूडल स्ट्रक्चर भारत का रहा है वो चंद जातियों के कब्जे में रहा है। कोई मायने नहीं रखता कि मुगलों ने राज किया, कि अंग्रेज यहां पर आ गए या डच आ गए, पुर्तगीज आ गए। इस देश में जमीन की जो व्यवस्था थी उस पर कब्जा करने का जो पूरा का पूरा एक तंत्र था उसमें चंद जातियों के लोग ही शामिल रहे। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस बात का भी जिक्र करते हैं कि क्यों भारत में जब व्यवस्थाएं परिवर्तन हुई, जब नए नए राज करने वाले लोग आ गए, तो भारत में जमीन का बंटवारा क्यों नहीं हुआ। और भारत जब स्वतंत्र होता है, आजाद होता है, उसके बावजूद भी भारत में भूमि सुधार नहीं हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको दी जाए। और इसकी वजह वो यही कहते हैं कि चूंकि भारत में जो शासन है, जो व्यवस्था है, जो निर्णय निर्धारण करने वाले लोग हैं वो चंद जातियों के लोग हैं, और वो चंद जातियों के लोग नहीं चाहते कि ये जो संसाधन है इससे लोगों में बराबरी आए, ये उन लोगों तक पहुंचे जो आज तक उनकी खेती पर मजदूरी करते थे, बेगारी करते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे। ये लोग नहीं चाहते कि वो बराबरी के साथ आए और उन तक संसाधनों की पहुंच हो। इसीलिए भारत में कभी भी उसी तरह के सुधार नहीं हुए जिससे आज हमारे पास जमीन हो सके। हाल ही में आप सब जान रहे हैं यूपी में एक न्यू टाउनशिप पॉलिसी योगी सरकार अभी उस पर काम कर रही है। पिछले मंगलवार को हमारे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के सामने उसका प्रेजेंटेशन किया गया कि देखिए अब दलितों से जमीन अगर किसी को खरीदनी है तो पहले डीएम से आपको परमिशन लेनी होती थी कि आपको जमीन बेचनी है। तो हो सकता है कि आप अब किसी दूसरे शहर में जाके बस गए हो, दूसरे राज्य में चले गए हो, घर में कोई आपका वारिस ना हो, या फिर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है जिसके इलाज के लिए आपको ज़मीन बेचना ज़रूरी है। ये कुछ शर्तें थी उस ज़मीन को बेचने की, और जब आप ये शर्तें पूरी करते हैं तो आप डीएम से आप लिखित परमिशन लेके आएंगे और फिर उस ज़मीन को बेचेंगे। और ये सेफगार्ड इसलिए किया गया था कि जो भूमाफिया लोग हैं वो दलितों की ज़मीन पर कब्जा ना कर सके। ये सेफगार्ड इसीलिए था क्योंकि यूपी में आप अगर आंकड़े देखेंगे 2011 की जनगणना के हिसाब से जब आंकड़े देखेंगे तो मोर देन 45% ऑफ दलित फैमिली एंड मोर देन 35% ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब फैमिलीज दे डोंट हैव लैंड्स। वो लैंडलेस हैं, वो लेबरर्स हैं, वो खेतों में काम करते हैं, वो किसी दूसरी तरह की मेहनत का मजदूरी का काम करते हैं, बट उनके पास जमीन नहीं है। यानी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन यूपी आर लैंडलेस। एक्चुअली दे डोंट हैव लैंड, दे डोंट ओन एग्रीकल्चरल लैंड। तो उनको मेहनत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाके उनका पेट भरना होता है। और उसमें जो बहुत कम लोगों के पास ज़मीन है वो भी छोटे छोटे टुकड़े, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ज़मीन उनके पास है, और वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े उनके उस ज़मीन के साथ आत्मसम्मान, स्वाभिमान और अपनी कहें कि एक इंडिपेंडेंट आपको बनाता है। क्योंकि जब आप ज़मीन पर अपने फसलें उगाते हैं तो आपको किसी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होना पड़ता कि आप मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, मेरे को चावल दे दो, गेहूं दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं, तो आपकी दया पर मुझे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपके पास ज़मीन होगी तो आप मन चाहे मिलेट्स उगा सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, अनाज उगा सकते हैं। तो आपकी महिलाओं को कुपोषण से वो बचाएगा, उनको अच्छा उपजाऊ पोषक आहार मिल सकता है, आपके बच्चे कुपोषण से बच सकते हैं। उन दलित महिलाओं का जिनका किसी के खेतों में काम करने के दौरान उनके साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है, उनके साथ हिंसा होती है, उसकी गुंजाइश भी कम हो जाती है क्योंकि वो अपनी ज़मीन पर काम करेगा, आपकी दया पर काम नहीं करता। तो अपनी ज़मीन होने के बहुत सारे फायदे हैं। भारत कृषि प्रधान देश नहीं है। ये जो झूठ फैलाया जाता है ना कि भारत कृषि प्रधान देश है, असल में भारत जाति प्रधान देश है। ये जातियों के हिसाब से बटा हुआ समाज है जिसमें आपकी सामाजिक हैसियत, आपकी आर्थिक हैसियत, आप कैसा पहनेंगे, कैसा दिखेंगे, कैसा पानी पिएंगे, कैसा सोचेंगे, कैसी शिक्षा और स्वास्थ्य आपको मिलेगा, इसमें बहुत हद तक आपकी जाति आपकी भूमिका निभाती है। तो भारत में भारतीयों की रगों में जाति दौड़ती है और उस जाति के हिसाब से ही जमीनों का बंटवारा हुआ है। जिन्होंने कब्जा किया, जिसने जमीन पर अपनी बड़ी बड़ी चौधर जमा ली। हरियाणा में एक शब्द है चौधर, यानी कि डोमिनेंस, दैट यू हैव दैट पावर टू डोमिनेट अदर पीपल्स, यू आर द डिसीजन मेकर ऑन देयर बिहाफ।
आप अपने हिसाब से उनको बोलते हो कि आपको कैसा काम करना है। वो सारी 14 जातियों के हिसाब से आई। और मैं जिस तबके से आता हूं, मैं जिस जगह हरियाणा पंजाब से आता हूं, यहां पर सवर्ण जातियों में जाट समुदाय भी बड़ी संख्या में जमीन को ओन करता है और वो दलितों पर अत्याचार करने में भी सबसे आगे रहता है। मेरी जो यादें हैं बचपन की वो यही है कि मुझे किसी ने अपने खेत से धक्का देके भगाया या मेरे को मां की गाली दिया, मेरे को जाति की गालियां दी, वो सारे के सारे गाली देने वाले जाट ही लोग हैं। आज हम उन्हें कहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप हमारे साथ आइए। आप समझिए कि आपको भी कैसे ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने हक अधिकार की पहचान करनी होगी और उनके प्यादे बनने से आपको बचना होगा। तो ये सब पर भी आज निर्भर करता है कि वो भी इस लड़ाई में शामिल हों और दलितों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में आप हिस्सेदार बने, क्योंकि आप ये कहते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान को इंसान होने का दर्जा देना कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं इंसान हूं, मेरे कुछ बुनियादी अधिकार हैं, मैं जब चाहे पानी पी सकता हूं, मैं जहां से चाहे पानी पी सकता हूं, मैं खुली हवा में सांस ले सकता हूं, मैं किसी रास्ते पर चल सकता हूं। ये बुनियादी चीजें, इसके लिए किसी को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन दलित समाज के लोग सदियों से, सैकड़ों हजारों साल से ये लड़ाई करते हुए आ रहे हैं। आप कबीर की वाणी देखेंगे, दोहे देखेंगे, वो जमींदारी प्रथा के खिलाफ, उस फ्यूडल स्ट्रक्चर के खिलाफ, सामंती प्रथा के खिलाफ खुलेआम आवाज दे रहे हैं, खुलेआम उसका विरोध कर रहे हैं। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को देखिए, किसान का कोड़ा लेके आते हैं, जमीन पर वो बात करते हैं, किसानी पर बात करते हैं, खेती किसानी पर बात करते हुए ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर आइए, वो लगातार जमीन के लिए काम कर रहे थे। वो बार बार ये कोशिश कर रहे थे कि जमीन का बंटवारा हो और जो खोता प्रथा थी महाराष्ट्र में, जिसमें जो टैक्स कलेक्शन के लिए एक एजेंट दिया जाता था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लंबी लड़ाई लड़ी और फिर वो उसको खत्म कराया। वो असेंबली में, जब वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे, तो वो वहां पर बिल लेकर आए और उसका उन्होंने खत्म कराया। आप छत्रपति शाहू महाराज की तरफ आइए, उन्होंने वतनदारी प्रथा को खत्म किया कि जिसके छोटे से टुकड़े के बदले जमीन का छोटा सा टुकड़ा देके सदियों तक उस परिवार को बॉन्डेड लेबर कराया जाता था, उसको गुलाम बना के रखा जाता था और उनके तमाम तरीके के शोषण होते थे। शाहू जी महाराज ने इसका अपने राज्य में इसका निषेध किया और लोगों के बीच सामाजिक न्याय को स्थापित किया। तो हमारी लड़ाई बहुत लंबी है, ये एक दो दिन की लड़ाई नहीं है कि अभी हम लोग लड़ रहे हैं। पूरी हम जब इस यात्रा को देखते हैं तो हमारे लोग जमीन के लिए मरे हैं, उन्होंने अपना लहू बहाया है और उनके साथ इतिहास में तमाम तरीके की यातनाएं और पीड़ा उन्होंने झेली है सिर्फ जमीन के लिए। तो जमीन हमारे लिए सिर्फ भूमि का एक टुकड़ा नहीं होगा कि हम उस पर खेती करेंगे, बल्कि वो हमें आत्मसम्मान देगा, वो मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, वो मेरे को अच्छा पोषण दे सकता है और वो मुझे आपकी आंख में आंख मिलाकर, आपकी आंख में आंख डालकर ये कहने की हिम्मत देगा कि मैं भी इंसान हूं, तुम मेरे से किसी मामले में बड़े नहीं हो और मैं तुमसे किसी मामले में छोटा नहीं हूं। यह आत्मसम्मान जमीन के साथ जुड़ा हो सकता है। इसलिए इस भारत में, इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ दिखावा किया जमीन को बांटने का, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे यहां बराबरी आए। और दलितों में सारी की सारी लड़ाई आत्मसम्मान की है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, जिसे हमारे तमाम जो पुरखे हैं वो चलाते आ रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बाकी सारी चीजों पर हम मेहनत कर लेंगे। आपके ही यहाँ के जो है प्रोफेसर साहब जो है नहीं रहे, तुलसीराम जी, मुर्दैया पढ़िए, वो बताते हैं कैसे मरे हुए जानवर का चमड़े का मांस खा के 2-2 3-3 दिन पुराने शव जो जानवर के होते थे उसका मांस खा के हमारे लोग जिंदा रहे हैं। हम लोग फाइटर कौम हैं, लड़ सकते हैं, सारी चीजें हासिल कर लेंगे, आप बस इंसान मानिए, हमको स्वाभिमान के साथ जीने दीजिए। तो हमारे स्वाभिमान की लड़ाई में ये जमीन का लड़ाई भी शामिल है। इसलिए तमाम संसाधनों तक पहुंच होने के लिए, जमीन के बंटवारे के लिए जो आंदोलन है उसमें हम सबको साथ देना चाहिए। और अभी तो लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में ये मुमकिन भी हो पाएगा, कि अभी तो वो दौर ही नहीं है जब उस तरीके के आंदोलन होते थे और कुछ हकीकत में ही हो जाता था। अभी तो जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जो महाराज हैं, वो आंदोलन पर आप बैठे रहिए, उनको कोई लेना देना है नहीं। आपको देशद्रोही कह देंगे, हमें नक्सल कह के, हमें माओवादी कह के, एंटी नेशनल कह के जेल में डाल देंगे। तो अभी हालात और भी खराब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जमीन के लिए आंदोलन करने होंगे। और कई तरीके के आंदोलन हुए, गुजरात में अच्छा आंदोलन हुआ है, वहां लोगों को जमीन दिलाने का काम हुआ है। जो पट्टे की जमीन थी, जो उनके हिस्से की जमीन थी, मैं गुजरात इलेक्शन में वहां गया रिपोर्टिंग के दौरान, 20-20, 50-50 साल से कोई दूसरे लोग उस पर अपनी खेती करते हैं, हमारे लोगों को उनके नाम की जमीन भी नहीं दी जा रही। तो ऐसे हालात हैं। ऐसे समय में अगर योगी आदित्यनाथ की न्यू टाउनशिप पॉलिसी आती है
और इससे अगर हमारे लोगों के पास जो छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा था उस पर भी ये शंका होगी, उस पर भी आशंका होगी कि जो भूमाफिया हैं वो हमारी जमीन को कब्जा कर लेंगे, हमें अपने आसपास मजबूर कर देंगे कि हम अपनी जमीन बेचें, कम दाम में जमीन बेचें ताकि उनको फायदा हो, हमें परेशान कर सकते हैं, गांव देहात में हमारे सोशल बॉयकॉट कर सकते हैं, हमारे चारा काटने पर, हमारे किसी रास्ते पर चलने पर, दुकान से सामान खरीदने पर पाबंदी लगा सकते हैं और हमारे लोगों को मजबूर करके उनकी जमीन को हथिया सकते हैं। ये सारी की सारी आशंकाएं हैं। अगर ये कानून बनता है तो यूपी सरकार की न्यू टाउनशिप पॉलिसी का भी हमें विरोध करना होगा कि वो पॉलिसी ना बन पाए, वो कानून ना बन पाए, क्योंकि हमारे लोगों के पास पहले से ही बहुत कम जमीन है और अगर इस तरह के कानून आते हैं तो वो भी जमीन छिन जाएगी, उस पर भी कब्जे हो जाएंगे। आप गूगल पर जाइए और यूपी में सिर्फ इतना टाइप कर दीजिए कि दलितों की जमीन पर कब्जा, सिर्फ इतना आप जो है टाइप कीजिए और आप देखिए कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको निकल के आएगी कि कितने लोगों की जमीन पर ये डीएम की वेरिफिकेशन और परमिशन की क्लोज होने के बावजूद उनकी जमीन को छीन लिया गया। और ये नहीं रहा तब तो फिर खुलेआम धमकियां दी जाएंगी, खुलेआम हथियार लहराए जाएंगे और हमारे लोगों की जमीन को छीन लिया जाएगा। तो जमीन के सवाल पर हमारे जो तमाम आंदोलन है उसमें हम सबको शामिल होकर इसको और जोरदार तरीके से उठाने की जरूरत है। जहां तक पानी का मसला है तो अभी ये जो बोतल रखी है, ये जब हम पानी पीते हैं, ये जब घूंट हमारे गले से उतरती है तो हम सोचते हैं कि आज से 94-95 साल पहले ये पानी हमको मैसर नहीं था, हम अपने आप को पानी नहीं पिला सकते थे अगर हम तड़प रहे हैं प्यास से। सोचिए कितने मक्कार लोग रहे होंगे, कितनी घटिया मानसिकता रही होगी, कितनी खराब उनकी हृदय की स्थिति होगी, उनका दिल और दिमाग कितना खराब रहा होगा कि उनके सामने हमारे लोग प्यास से मर रहे थे, तड़प रहे थे और वो लोग पानी नहीं पीने दे रहे थे। कुत्ते, बिल्ली, भैंस, घोड़े, गधे सब उस तालाब से पानी पी सकते थे, हमारा जो व्यक्ति था वो एक घूंट उस पानी से नहीं पी सकता था। सोचिए कितनी मक्कार लोगों की उनकी मानसिकता उस समय रही होगी। और ऐसी ही मक्कारी, ऐसी ही तौहीन जैसी उनकी जो दिमाग की मानसिकता है वो आज भी बरकरार है, चाहे वो इंद्र मेघवाल का मामला हो या फिर आपने गाजियाबाद में पिछले साल देखा होगा कि एक छोटे से मुस्लिम बच्चे का हाथ मरोड़ा गया जब वो मंदिर में जाके पानी पी लेता है। तो पानी के लिए आज भी हमारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ पानी पीने का अधिकार नहीं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक एक्सेस का भी मामला है कि क्या हमारे जो लोग हैं, जो दलित, अभी उनको सार्वजनिक तालाबों से या कुएं से, नल से पानी लेने का अधिकार है, लेकिन क्या वो पीने लायक पानी है, क्या वो अच्छी क्वालिटी का पानी हमारे लोगों तक पहुंच रहा है? ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि जो अच्छी ड्रिंकिंग वाटर है उसकी फैसिलिटीज ही आज भी हमारे लोगों को नहीं है। कहीं नाले से पानी मिल रहा है, किसी का पानी का पीएच लेवल बहुत हाई है, बहुत खराब पॉल्यूटेड क्वालिटी का पानी हमारे लोग पीते हैं और उससे फिर तमाम तरीके की बीमारियां उन्हें होती हैं। तो हमें एक स्वच्छ पानी पीने के अधिकार के लिए भी कोशिशें करनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं उन तक बेसिक है पानी पीने की सुविधा, वो तो कम से कम दी जानी चाहिए। उसको तो हमें मुहैया कराया नहीं ही चाहिए कि कोई व्यक्ति भूख से मर जाए, कोई व्यक्ति पानी से मर जाए तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरह का समाज बना रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था आप क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें लोगों को पानी और खाना भी मुहैया नहीं हो सकता। ये जो सदियों की हमारी लड़ाई है ये आज भी जारी है और बहुत सारे लोग आज भी जो हैं हमारे हाथ का छुआ हुआ पानी पसंद नहीं कर रहे। और अभी हमारी ये देखिए कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार साहब, कांशीराम साहब और ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई, इन तमाम लोगों के जो मेहनत थी उसके बदौलत आज हम इस कुछ लोग, तो भले ही बहुत छोटा नंबर है लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 500, 1000, 2000 रुपए की बोतल भी खरीद के पानी पी सकते हैं। कम से कम हम इस लायक उन्होंने बनाया है। आज हम पी सकते हैं पानी, लेकिन फिर भी हमारे हाथ का कोई पानी नहीं पी सकता। बहुत लोग ऐसे हैं। तमाम तरीके की खबरें ऐसी आती हैं जिसमें डीएम कोई व्यक्ति बन गया है। पिछले दिनों एक खबर थी, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें एक महिला अधिकारी दलित बैकग्राउंड से थी, तो उसके जो पियोन हैं वो किसी दूसरी डोमिनेंट कास्ट के व्यक्ति थे, तो उनके पानी में वो थूक के ले जाते थे उनको पिलाने के लिए। वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप देख पाएंगे। और वो इस तरह की मानसिकता, आप सोचिए कि जिस मक्कारी की मानसिकता की बात मैं कर रहा हूं कि आज से 100 साल पहले आपके लोगों में थी, वो आज भी क्यों नहीं बदली है? आज भी आपको ये जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं इसके प्रति आपके अंदर क्यों भाव पैदा नहीं होता? क्यों आपको यह नहीं लगता कि सामने वाला व्यक्ति इंसान है और एक इंसान से इंसान होने के नाते भेदभाव नहीं कर सकते? आप ये क्यों नहीं मानते कि आप मुंह से पैदा नहीं हुए हैं? आप ये क्यों नहीं मानते कि आप भुजाओं से और हम पैरों से पैदा नहीं हुए हैं? आप ये क्यों नहीं मानते कि आप और मैं बराबर हैं? आप ये क्यों नहीं मानते कि हम इस सारे संसाधनों पर बराबरी के साथ हक रखते हैं? आपको ये बात माननी होगी। जो आपके दिमाग में ये फितूर भरा हुआ है जिससे सदियों से हमारे लोग लड़ रहे हैं,
फाइटर कौम के लोग हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। जब तक अधिकार हासिल नहीं कर लेते तब तक हम रुकेंगे नहीं। तो हमें जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उस तक हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी है, और जो भी हम लोग कर पाएंगे सब लोग मिलके। आप छात्र हैं, मैं पहले ही शुरुआत में मैंने बोला है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाने की जब बात होती है तो जेएनयू के छात्र सबसे आगे मुझे नजर आते हैं। लेकिन जिस प्रोफेशन से मैं जुड़ा हूं, मीडिया से, वो इस लोकतंत्र की हत्या करने और इसको बर्बाद करने की जिम्मेदार अगर इस देश में कोई संस्था है तो वो भारत का मीडिया है। भारत का मीडिया तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसमें विविधता लागू नहीं है। आप देखेंगे भारत के मीडिया में, अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, मैंने अलग अलग 4 जगह चैनलों में काम किया, मैं कभी किसी दलित जर्नलिस्ट से वहां पे नहीं मिला, और कोई मुझे अपने बैकग्राउंड का व्यक्ति वहां पर नहीं मिला जो जिसके पास सेम कहानियां हो, हु इज गोइंग थ्रू द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द न्यूज रूम्स, हु कैन टॉक अबाउट द सोरो एंड सफरिंग। कोई मुझे वहां पर नहीं मिला। तो आई वाज द ऑल अलोन पर्सन इन ऑल 4 मेजर न्यूज रूम्स ऑफ इंडिया। ABP News, Z News, India News, News Nation, I was working with there. I was the single guy from Dalit background. कोई वहां पर नहीं है। तो all of the Indian media is dominated and controlled by the upper caste people only. 90% of the Indian media is having only 2 castes, Brahmin and Baniya people. They are just, dominating the Indian media. तो मेरे को बड़ा गर्व भी महसूस होता है इस बात पे कि इस देश में मीडिया की वजह से जितनी गंदगी फैलाई जा रही है, जितना कूड़ा फैलाया जा रहा है, जितना इस देश को बर्बाद किया जा रहा है, जितना लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके लिए मेरे लोग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो मीडिया में नहीं है, वो चला नहीं रहे किसी अखबार को, वो चला नहीं रहे किसी टीवी चैनल को, वो चला नहीं रहे किसी भारत के मुख्य धारा के मीडिया को। तो मेरे लोग उन चीजों के लिए बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार नहीं है जो मीडिया की वजह से हो रहे हैं। तो मीडिया की वजह से जितना इस देश को नुकसान हो रहा है, आपकी जाति के लोग कर रहे हैं। आप अपने जो लोगों की गिरबान पकड़िए, उनसे कहिए कि देश के लोकतंत्र को बचाएं। हमारे जैसे छोटे मोटे मीडिया संस्थान अम्बेडकराइट जर्नलिज्म को करने वाली अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने देश को बेहतर बनाने लायक, रहने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। इस देश को बर्बाद करने का ठेका आपकी जाति के लोगों ने लिया है। हमारे लोगों ने तो अपनी मेहनत से इस देश को बनाया है। एक एक पुर्जा एक एक कण मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम हमारे लोगों ने किया है, और आपने सिर्फ मजे करने का काम किया है। और आप अभी भी इस देश को आप चाहते हैं कि वो आपके हिस्से में आए, वो आपका कंट्रोल में आए, और हम लोग आपकी गुलामी करते रहे। तो ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम जिस लोगों की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं वो सब लोग लड़ते रहे हैं। तो हम कौन सा आपसे डर जाएंगे? हम लोग डरेंगे नहीं, हम भी लड़ेंगे और अपना हक अधिकार हासिल करेंगे। तो जल जंगल जमीन की लड़ाई में शामिल कराने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आंदोलन लंबा है, सदियों तक चलेगा। बहुत सालों से हमारे पुरखे लड़ रहे हैं, हम भी लड़ेंगे, जीतेंगे। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जय भीम, जय पेरियार, जय मंडल। थैंक यू।